Namaste, Sat Shri Akal, Vanakkam and Assalamu alaikum. Welcome to the channel made by NEET aspirant for NEET aspirants. Let's decode the NEET bio together. आपने पार्ट 1 देखा हो तो ही पार्ट 2 में आना। पार्ट 1 पहले देख के आओ, कमेंट के अंदर पिन होएगा। पार्ट 1 इकोसिस्टम में देख ले, पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बता दी थी। इसके अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ बस। ये सब हो चुका था, ये सारा कर चुके हम। स्टार्ट करना है हमको डीकम्पोजिशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्रीवोरस क्या होते हैं। आपने हर्बीवोरस सुना होगा, कार्निवोरस सुना होगा, एक डेट्रीवोरस होते हैं जो डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। जो डेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे लीव्स के पार्ट्स हो गए और एनिमल्स का फीकल मैटर हो गया, एनिमल डेड बॉडी होगी, ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल का काम करती है डीकम्पोजिशन के अंदर। अब डीकम्पोजिशन स्टार्ट कब होता है? जैसी कोई चीज़ अर्थ पे लैंड पे आके गिरेगी, चाहे वो प्लांट्स का फ्रूट हो, लीव्स हो या कोई डेड बॉडी हो, जैसी वो अर्थ पे गिर गई बहुत थोड़ी देर के लिए अकेली रही तो डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम डीएफसी चेन बोलते हैं डीकम्पोजिशन को। और जो ग्रेजिंग वाली होती है, जो खुद लिविंग बीइंग खाता है खाना, उसको जीएफसी बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। ये होती है डीकम्पोजिशन फूड चेन। सबसे पहले एनसीईआरटी ने अर्थवर्म का नाम लिया इसमें। अर्थवर्म एक डेट्रीवोरस है, डेट्रीवोरस अर्थवर्म। ये कह रहे हैं अर्थवर्म फार्मर्स का फ्रेंड है, क्योंकि अर्थवर्म क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होता है, जो भी सोयल के अंदर होते हैं, जो भी चीज़, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल्स के अंदर तोड़ता है ताकि प्लांट्स को अपटेक कर सकें। ठीक है, तो अर्थवर्म क्या है, एक फ्रेंड होता है फार्मर का फ्रेंड होता है अर्थवर्म। और अर्थवर्म के साथ साथ डेट्रीवोरस में कॉकरोच का नाम भी याद रखना। अपने सिलेबस में 2 ही हैं बस, कॉकरोच और अर्थवर्म, में 2 याद रखो, ये डेट्रीवोरस होते हैं। एनसीईआरटी बता रही है कि अर्थवर्म फ्रेंड क्यों होता है फार्मर्स का। This is because they help in breakdown of complex organic matter as well as loosening of the soil. ये आपको याद रखना है, कौन ऑर्गेनिक से कौन इनऑर्गेनिक करना है। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन आ जाए ना तो उसका यही मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ना ताकि प्लांट उसको रीयूज कर सकें, ये डिकम्पोजिशन होता है। तो सबसे पहले जो डेट्रीवोरस है उनका यही काम होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ दो। और ये साथ में क्या करते हैं, सोयल को लूजनिंग भी करते हैं। जो सोयल एक साथ इकट्ठी होती है, जिसके अंदर मिनरल सब कुछ मिलकर जुड़ा हुआ होता है, ये उसको डाइजेस्ट करते हैं और फीकल मैटर के थ्रू उसको लूज करते हैं सोयल को। Similarly, decomposition break down complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water, nutrients, and process is called decomposition. यहाँ एनसीईआरटी ने डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन दे दी। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या है पूरे डिकम्पोजिशन की? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन। अब एनसीईआरटी कह रही है डिकम्पोजिशन तब स्टार्ट होगा जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं। रॉ मटेरियल को डेट्रिटस बोलते हैं। रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? डेट्रिटस बोलते हैं, जिसके अंदर फीकल मैटर आ जाता है, डेड बॉडी आ जाती है एनिमल्स की, लीव्स आ जाती हैं, जो बार्क होती है, जो वुडी ट्री होता है उसके ऊपर की जो आपने ऊपर देखी होगी ऐसे मोटी मोटी, वो बार्क होती है, ये भी डेड होती है। और कुछ फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सब क्या होता है? डिकम्पोजिशन में काम करता है। अब जैसे हमने ये स्टेप्स पढ़े थे, ये 4 स्टेप होते हैं पूरे इकोसिस्टम के: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट। ऐसे डिकम्पोजिशन में भी ये 4 स्टेप होते हैं और ये सीक्वेंस वाइज हैं, ऐसे नहीं कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, ये 4 सीक्वेंस वाइज होते हैं। सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर होता है लीचिंग, फिर होता है कैटाबोलिज्म, फिर होता है ह्यूमिनिफिकेशन और फिर होता है मिनरलाइजेशन। जो ये 3 स्टेप है ना स्टार्टिंग वाले, ये 3 स्टेप ये एक साथ चल रहे होते हैं। डेट्रिटस होता है ना जो अपना रॉ मटेरियल, उसके ऊपर ये तीनों एक साथ चल रहे होते हैं। एनसीईआरटी ने अलग अलग बताया हुआ है, लेकिन हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, एक साथ ही काम करते हैं। और ये दोनों ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये दोनों कब होते हैं? जब जितना भी ये ऑर्गेनिक था ये इनऑर्गेनिक में बदल के सोयल के अंदर चला जाता है जब अच्छी तरह, तब ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी ने डेट्रीवोरस का एग्जांपल दे रखा है यहाँ। भाई डेट्रीवोरस कौन कौन होते हैं? एक अर्थवर्म हो गया और एक यहाँ लिख लो कॉकरोच हो गया, ये डेट्रीवोरस होते हैं। ये कह रहे ब्रेक डाउन डेट्रीटस, जो अपना रॉ मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल, जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ये आ गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन आपको पता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट में, उसको फ्रेगमेंट्स बनाना कहते हैं। अर्थवॉर्म और कॉकरोच मिलके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है उसको छोटा छोटा तोड़ के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला स्टेप हो गया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा स्टेप है लीचिंग। लीचिंग में क्या होगा, जो इन्होंने छोटा छोटा तोड़ा उसके अंदर कोई भी ऐसे मिनरल्स हुए, कोई भी सोल्ट्स हुआ, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स, वो कुछ भी रेन हुआ, कुछ भी हुआ, वो सोयल के अंदर चला गया। सोयल के अंदर चला गया तो वो ऊपर वाली सरफेस के लिए अनअवेलेबल सोल्ट हो गया, ऊपर नहीं है वो सोल्ट, नीचे जा चुका। तो एनसीईआरटी लिखती है, by the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into soil, get precipitated as unavailable salt. पानी में जो घुल सकते थे ना सोल्ट, वो जमीन के अंदर चले गए, जमीन के अंदर जाके वो अनअवेलेबल सोल्ट हो गए। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, अवेलेबल लिख के दे दिया पेपर में, अनअवेलेबल सोल्ट हो गए, अब ऊपर नहीं मिल रहे हमें, वो नीचे जा चुके, पानी में घुल चुके। दूसरा स्टेप भी हो गया, आप कर लो लीचिंग। अब आता है तीसरा स्टेप, जो है ये कैटाबॉलिज्म। फ्रेगमेंटेशन हो गया, छोटा छोटा तोड़ना। लीचिंग हो गया, जो वाटर सोल्युबल सॉल्ट्स थे वो नीचे चले गए। तीसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कौन कौन आएगा? कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया फंगस डिग्रेड डेट्रिटियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक। फ्रेगमेंटेशन में भी इनऑर्गेनिक में करा था हमने। फ्रेगमेंटेशन में कोई भी चीज़ थी ना, जैसे पहले तुम्हें खाना दिया, कोई एक बड़ा बर्गर का पीस देगा, उसको छोटे छोटे में तोड़ना, वो तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके जो छोटे छोटे सॉल्ट्स थे वो सब जमीन में चले गए, धरती में, वो हो गया लीचिंग। कैटाबॉलिज्म में क्या है, जो ऑर्गेनिक था ना, हमने छोटे छोटे पार्ट करे, वो अभी भी छोटा पार्ट है तो ऑर्गेनिक का ही, अब उस पार्ट से हमें इनऑर्गेनिक बनाना है, उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। है ये भी तोड़ना, लेकिन ये ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाना हो गया। तो तीनों स्टेप हो गए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, सॉल्ट्स अंदर चले गए, और कैटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में। ये तीनों एक साथ काम करते हैं रॉ मटेरियल डेट्रिटिस पे। ठीक है, कर कौन कौन रहा है? कॉकरोच और अर्थ। ये एनसीईआरटी ने आज जो मैंने बताया लिख के बता रखा है, देखो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल अबव स्टेप ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। ये तीनों स्टेप एक साथ चल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। अब अगले दो स्टेप बच गए अपने, ह्यूमनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये दोनों कब वर्क करते हैं? ये दोनों जब सोयल के अंदर जा चुका ना सामान, अपने इनऑर्गेनिक सॉल्ट बन चुका, सोयल में जा चुका, मिक्स हो चुका, तब ये दोनों वर्क करेंगे ह्यूमनिफिकेशन के लिए। अब इसके अंदर ये जो मैंने स्टेप बताया ना, इसमें एक चीज़ याद रखना, फ्रेगमेंटेशन कौन कर रहा था? अर्थवॉर्म और कॉकरोच। तो यहाँ लिख लेना, एक बार, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, फ्रेगमेंटेशन अकर्स इनसाइड लिविंग बॉडी। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ सकती है, आपको याद रखनी है ऑप्शन के अंदर, वो ऑप्शन आ जाए, फ्रेगमेंटेशन लिविंग बॉडी में कर होता है, सही है, अर्थवॉर्म के अंदर ही हो रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है और फीकल मैटर के थ्रू वो सोयल को लूज कर रहा है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा था, ये देखो, फ्रेगमेंटेशन में जो बिगर पार्ट था ना, जो बिगर पार्ट्स थे उनको स्मॉल में हमने कन्वर्ट करा था। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं करा, बस बिगर को स्मॉल में करा है। और जो कैटाबॉलिज्म था, कैटाबॉलिज्म में इसमें हमने ऑर्गेनिक चीज को किस में बदल दिया था? इनऑर्गेनिक में। ये याद रखना, फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस है। अब इस डायग्राम को अच्छी तरह समझ लो एक बार, इसमें जीएफसी और डीएफसी का फर्क बताया हुआ है। जीएफसी है ग्रेजिंग फूड चेन और डीएफसी है डिकम्पोजिशन फूड चेन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, जीएफसी स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स। जीएफसी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और जो डीएफसी होती है स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिज्म या फिर पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स भी हो सकते हैं। जीएफसी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर खाना बनाएगा तो ही जाके हर्बीवोरस उसको खाएंगे, तो ये होता है जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन। और डीएफसी, ये जब कोई चीज़ मरेगी, कोई चीज़ गिरेगी प्लांट से, जो खराब हो चुकी, जो कैसे ना कैसे गिरी है, तब डीएफसी स्टार्ट होती है। ये दो चीज़ें याद रखना। अब इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने जीएफसी और डीएफसी कैसे वर्क करती है वो बताया हुआ है। सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, सबसे पहले प्रोड्यूसर ने क्या करा? खाना बनाया। इसने खाना बनाया, मान लो आंधी आई, कुछ भी हुआ, एक लीफ नीचे गिर गई, फ्रूट नीचे गिर गया, तो जो आसपास के एनिमल थे, अगर उनके खाने लायक वो हुआ तो उन्होंने खा लिया। ये किस में चला गया? जीएफसी में, ग्रेजिंग फूड चेन में चला गया। अब अर्थवॉर्म आया, जो बचा हुआ था अर्थवॉर्म ने उसको किस में कर दिया? उसके न्यूट्रिएंट्स लगा के लीचिंग कर दिया, फ्रेगमेंटेशन स्टेप हुआ, फिर लीचिंग हुआ,
तो उसके कुछ केमिकल जो चीज़ें थी वो सोयल में चली गई। सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सोयल बाय केमिकल एक्शन, किसका? अर्थवर्म का और कॉकरोच का। अब कुछ इसमें ऐसी चीज़ें भी थी जो नहीं हो पाई, तो उन्होंने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदला। अब ये कह रहे लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजिशन सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लीटर। इसमें लीटर का मतलब क्या होता है? लीटर वैसे इंग्लिश वर्ड होता है जिसको कचरा बोलते हैं, जैसे दिस दिस स्ट्रीट इज लीटर, दिस रूम इज लीटर, ऐसे एक कचरा हो गया कि भाई थोड़ा बहुत कचरा हो गया, वो मिल जाएगा सोयल में जाके। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सोयल माइट्स और फंजाई, मतलब यहाँ से ये तो जो काम के सोल्ट्स थे उसको इसने सोयल में बेच दिया, और वह यहाँ पे इसने डिकम्पोजिशन करा जिसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में थोड़ा वो तीनों चारों स्टेप होंगे, और जो सोयल होगी उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और मिनरल्स आ जाएंगे, फिर प्लांट्स उसको वापस से यूज कर लेगा। तो ये जीएफसी और डीएफसी होते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना ये जीएफसी, यहाँ से जीएफसी में जा रहा है जो हम काम काम की चीजें दिखानी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं अगले स्टेप पे, ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमिनिफिकेशन जब सॉइल के अंदर चीज चली जाती है ना, तब स्टार्ट होता है ह्यूमिनिफिकेशन। एनसीईआरटी ने लिखे ह्यूमिनिफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमorphous सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। डायरेक्ट याद रखना, पता नहीं कितनी बार पूछा और कितनी बार आ सकते हैं। डार्क कलर्ड अमorphous सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। पूछ लेगा ह्यूमस डार्क होता है, लाइट डार्क, अमorphous होता है, हाँ होता है, ये बस ये याद रखना है। ये कह रहे हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन को। कोई भी माइक्रोब्स आ जाए, कैसा ही एंजाइम आ जाए, कुछ भी हो जाए, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है ह्यूमस को। बहुत ऐसे बड़ा गुच्छा होता है डार्क कलर्ड ह्यूमस, और एमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे डिकम्पोजिशन जाता है, एक्सट्रीमली स्लो रेट। एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सट्रीमली स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन करेगा ह्यूमस। आप एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, कैसा नेचर होता है इसका? कोलोइडल होता है नेचर में। ये रेजिवियर होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का ये रेजिवियर होता है। एक बार इसको वापस से पढ़ लो। ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है? जितने भी काम की मिनरल्स थे सब था ना, उसको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब एक साथ इकट्ठे हो गए, डार्क अमorphous सॉलिड हो गया ह्यूमस। एक्सट्रीमली धीरे स्लो रेट पे इसका डिकम्पोजिशन होगा, बहुत धीरे धीरे। ये बहुत सारे इसके अंदर ये रेजिवियर होता है बहुत सारे मिनरल्स का, रेजिवियर होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, और कोलोइडल होता है नेचर में। ठीक है, बस ये याद रखना है। ह्यूमिनिफिकेशन हो गया। ह्यूमिनिफिकेशन से अगला स्टेप है मिनरलाइजेशन, मिनरल्स को निकालना। ह्यूमस से मिनरल्स को निकालना ही मिनरलाइजेशन होता है, और ये बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब इसको डिकम्पोजिशन के इम्पोर्टेंट है, बस ये यही स्टेप थे। अब इसके अंदर एनसीईआरटी ने टोटल डिकम्पोजिशन के बारे में एक बार ओवरव्यू दिया रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डिकम्पोजिशन लार्जली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए इसमें, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अर्थवर्म हो गया जैसे सब, इनको ऑक्सीजन चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए तभी डिकम्पोजिशन अच्छी तरह होगा। क्वेश्चन में आ जाएगा भाई एनारोबिक होता है, नहीं एरोबिक होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ये कह रहा है जो इसका रेट है ना भाई, डिकम्पोजिशन स्लो होएगा, धीरे होएगा, तेज होएगा, ये कुछ एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट करता है। जैसे टेम्परेचर अगर लो हुआ, कम टेम्परेचर हुआ, ठंडा हुआ, तो फिर जो एनिमल्स हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे, अर्थवॉर्म वगैरह, तो बहुत धीरे होएगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, अच्छा टेम्परेचर हुआ, वार्म एनवायरनमेंट हुआ, तो अच्छी तरह डिकम्पोजिशन चल पाएगा। इसी तरह एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया, जैसे जो लिग्निन और चाइटिन होता है ना, अगर वो ह्यूमस के अंदर वो मिला हमें, तो और धीरे होएगा डिकम्पोजिशन, क्योंकि इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल हुआ तो फिर अर्थवॉर्म मिनट में तोड़ देगा उसको, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही लिखा है, एक बार फिर से हम रीडिंग करेंगे इसकी। कह रहे द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेड रेसिड्यू। भाई जो रॉ मटेरियल है वो कैसा था, क्या केमिकल नेचर है उसका, उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा एनवायरनमेंट पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। कंपोजिशन ऑफ detritus and climatic factors. In a particular climatic condition, decomposition rate slow, यहाँ पे लिख लो, स्लो कब होता है? जब लिग्निन हो एंड काइटिन हो तो स्लो होएगा। ठीक है, टेम्परेचर एंड सोइल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर डेट रेगुलेट डिकम्पोजिशन इफेक्ट ऑफ, ठीक है, लिग्निन एंड काइटिन हुआ तो स्लो होएगा, और अगर लो टेम्परेचर हुआ तो भी स्लो होएगा।
अब फास्ट कब कब होता है देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं। फास्ट होएगा अगर वॉर्म एनवायरनमेंट है, वार्म एंड मॉइस्ट है, तो फास्ट हो जाएगा। वार्म एंड वो है तो फास्ट हो जाएगा। और जो हमारा ह्यूमस है, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल हुआ, अगर वो नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल हुआ तो क्या होगा? फास्ट होएगा। इस कारण से फास्ट होता है। एक बार मैं आउटलाइन करके बता दूं आपको। ये जो कारण है इनकी वजह से फास्ट होता है और इनकी वजह से स्लो होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बस इसमें यही बताया हुआ है। कुछ एक दो मैं और इम्पोर्टेंट लाइन बता देता हूँ जो पेपर में एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में मिल सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। जो ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस कोलोइडल होता है नेचर में, ह्यूमस कोलोइडल इन नेचर, सो इट प्रिवेंट लीचिंग। अब इसके अंदर भी तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स ही हैं, ये सब, ये भी तो अर्थ में अनअवेलेबल सॉल्ट की तरह मतलब प्रेसिपिटेट हो सकते थे वाटर के अंदर, लेकिन ये नहीं होते क्योंकि कोलोइडल नेचर है इसका। ये कह रहा है ह्यूमस बीइंग इन कोलोइडल इन नेचर प्रिवेंट लीचिंग। कोलोइडल की वजह से ये लीचिंग को प्रिवेंट करता है। कौन? ह्यूमस, जो डार्क है, अमorphous है, कोलोइडल है नेचर के अंदर। ये चीजें याद रखनी है, मिनरल्स का गुच्छा है एक तरीके से ह्यूमस। ठीक है, डिकम्पोजिशन भी हो गया। अब लास्ट अपना बचता है एनर्जी फ्लो। फिर नेक्स्ट आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आपको पता होगा, जैसे ट्रॉफिक लेवल होते हैं T1, T1 से T2, ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, प्लांट से काऊ, काऊ से मैन, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर कह रहे हैं एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शनल होती है। नीचे से ऊपर एनर्जी जाएगी तो कभी नीचे नहीं आ सकती, हमेशा नीचे से ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे एनर्जी जाती है। 10% लो लगता है इसके अंदर, ये धीरे धीरे आगे बताऊंगा मैं आपको। सबसे ज़्यादा एरिया है, 70% एरिया अर्थ का वाटर ने कर रखा है, वाटर ने कवर कर रखा है, ओशियन ने। फिर भी उसके प्रोडक्ट, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। एक सन ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के ऊपर। अब ये जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, इनके अंदर सनलाइट आ नहीं रही, तो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होएगा? इसमें होती है डेड बॉडीज। डेड बॉडीज ऑर्गेनिज्म की जो सी के अंदर डेड और क्या फिश है वहाँ के, ये उनका वो बन जाता है, फिर एनर्जी बन जाती है, सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे पीएआर का पार का में दिया हुआ है, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। जितनी भी सनलाइट अपनी अर्थ के ऊपर आ रही है वो सारी प्लांट्स नहीं ले सकते, उनमें से कुछ ही सनलाइट अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, बाकी सारी खराब होती है। जो सनलाइट अच्छी होती है, जो प्लांट्स ले सकता है, वो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो 50% होती है। जितनी सनलाइट आ रही है उसका 50% होती है पार। लेस देन 50% इज पार, among which plant capture only 2 to, या एनसीईआरटी ने लिख रखा है 2 to 10%, 2 to 10%। अब ये 50% है, 50% पार है, प्लांट्स 50% प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी लाइट है, लेकिन इसके अंदर से भी प्लांट सिर्फ 2 to 10% ही ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो आप देख लो कितनी कम सनलाइट है, 2 से 10%, बस इतनी सी सनलाइट है जो इसने इस पूरी अर्थ को संभाल रखा है, खाना दे रखा है। यही एनसीईआरटी ने बताया है। वी नो डेट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑटोट्रोफ होते हैं, इस सन की एनर्जी को फिक्स करते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं। ये कह रहे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक में बनाते हैं, शुगर बनाते हैं अपने लिए। कह रहे प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर प्लांट्स फ्लो थ्रू डिफरेंट। बस इसमें ट्रॉफिक लेवल का जिक्र कर रहे हैं। ये सनलाइट सिर्फ प्लांट्स ले सकते हैं और कोई ह्यूमंस या फिर कोई भी एनिमल ले नहीं सकता। तो फिर ये कह रहे कि भाई हम सबको डिपेंड होना पड़ेगा प्लांट्स के ऊपर। प्लांट सनलाइट ले सकते हैं तो सारे लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अल्टीमेटली अपने फूड के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, क्योंकि उनके पास ही क्षमता है ये सनलाइट को फिक्स करने की, हम नहीं कर सकते। फिर एनसीईआरटी ने एक बहुत बढ़िया लिख दी जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर देन टू कंज्यूमर। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, जो सन है, सन से प्लांट्स तक एनर्जी जाएगी, वापस नहीं जा सकती एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऐसे जाती रहेगी। अब एनसीईआरटी ने यह क्वेश्चन पूछा है, इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लग रहा है? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यस, एज इट कन्वर्ट्स, ये कन्वर्ट्स है, देख लेना,
as it converts from one form to other। फर्स्ट लॉ यही तो कहता है किसी एक चीज़ का दूसरे में चेंज होना। यहाँ पे हम सनलाइट को प्रोड्यूसर प्लांट्स फ्रूट्स बना रहे हैं, फिर उनको कंज्यूमर करके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बना रहे हैं, वो नॉन वेज बना रहे हैं कार्निवोरस के लिए, ऐसे चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगता है। कह रहा फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ इको थर्मोडायनेमिक्स। अब एनसीईआरटी यहाँ कह रही है कि फर्स्ट लॉ तो ये फॉलो करता ही करता है, लेकिन साथ में सेकंड लॉ भी करता है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों लगते हैं इकोसिस्टम में, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, यहाँ पे देह को काट के ऑर्गेनिज्म लिख लो। ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। आपको पता होगा अगर आप इक्विलिब्रियम में आ गए तो आप डेड हो जाएंगे। कोई भी चीज़ कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आना चाहता। हमारी ह्यूमन बॉडी हमेशा यही तैयार करती रहती है कि भाई इक्विलिब्रियम में नहीं आना, रिएक्शन चलती रहेगी, भाई इक्विलिब्रियम में आ गए तो हम डेड हो जाएंगे। तो ये कह रहा है हमें हमेशा कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की सप्लाई चाहिए ताकि वो हमेशा डिसऑर्डर में रहे। डिसऑर्डर में रहना चाहते हैं सब, हमेशा डिसऑर्डर में रहे। अगर इक्विलिब्रियम में आए तो डेड हो जाएंगे। कहते हैं ना भाई सीधी लाइन अगर आ गई तो डेड है, हमेशा डिसऑर्डर होना चाहिए। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर इनका जिक्र किया हुआ है। पहले ये देख लो, ये ग्रास है प्रोड्यूसर जो T1 लेवल है ट्रॉफिक, ये T2 लेवल है, गोट ने ग्रास को खाया, ये हर्बीवोरस होता है। फिर गोट को मैन ने खाया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये T3 लेवल है। अब मैं इसको काट देना आगे, क्योंकि मैन टॉप लेवल में आता है, टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है, मैन से ऊपर कुछ नहीं होता। मैन सबसे ऊपर होता है तो इसके आगे नहीं जाएगा ये। मैन सबसे ऊपर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो, इससे ऊपर कुछ नहीं होता मैन से ऊपर। अब एनसीईआरटी ने इसमें यही बताया कि जो लैंड होता है, लैंड में ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, और इसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन और वो सब एक्वेटिक के अंदर प्रोड्यूसर होते हैं। अब आपने फूड चेन और फूड वेब का नाम सुना होगा, ये फूड चेन होती है। और जो फूड वेब होता है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है। फूड वेब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन नेचर के अंदर फूड वेब भी एग्जिस्ट करता है। ये जो सिंपल आप चेन देख रहे हो ना, बहुत कम एग्जिस्ट करती है। फूड वेब एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर नेचर में, वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे लाइन लिखी है, द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी है, सबका अलग अलग है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, ऐसे सब अलग अलग है। तो ये चेन और ये वेब इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन आ गई, द एनर्जी ट्रैप्ड इन बाय द प्रोड्यूसर हैंस इट इज द आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। अब प्रोड्यूसर है, उसके पास कोई एनर्जी है, अब या तो वो पास करेगा आगे हर्बीवोरस को, या फिर खुद डेड हो जाएगा। ऐसी कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसके अंदर एनर्जी और उसने हमेशा अपने पास रख लियो। हर जो चीज़ दुनिया में आई है ना, सबको मरना है, हर एक चीज़ को मरना है, कोई भी हमेशा एनर्जी अपने अंदर नहीं रख सकता, एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है। तो एनसीईआरटी ने एक और लाइन लिखी है, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। वो किसी ना किसी चीज़ में चेंज होएगी, या तो वो आगे पास ऑन हो जाएगी या ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, कुछ ना कुछ होएगा, लेकिन एनर्जी बाहर निकलेगी। फिर वही बेसिक एनसीईआरटी ने लिखा है, सबको पता है कि सारे एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हर्बीवोरस हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, और जो कार्निवोरस है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं क्योंकि खुद का खाना नहीं बना सकते। अगर ये प्रोड्यूसर को खा रहे हैं तो इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और अगर किसी और एनिमल्स को खा रहे हैं तो इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। इसी तरह आपके पास टर्चरी कंज्यूमर, ऐसे चैन बढ़ती जा सकती है आगे तक। ये कह रहे जो प्राइमरी कंज्यूमर है ना, वो ऑफकोर्स हर्बीवोरस होएगा, और कोई ईगल वगैरह ये ऐसे कोई नहीं हो सकता, वो हमेशा हर्बीवोरस ही होएगा। हर्बीवोरस की एग्जांपल देख लो, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स, कुछ मैमल्स भी होते हैं। अब जैसे ह्यूमंस वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, इस तरीके से ये टेरेस्ट्रियल के अंदर होते हैं। और अगर एक्वेटिक की बात करें तो मोलस्का एक्वेटिक में होती है। इसको यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है जो मोलस्का होता है ना, एक्वेटिक में होता है, और कैसा होता है ये, हर्बीवोरस होता है। ये हर्बीवोरस होता है, ये याद रख लेना। और एक लाइन और इम्पोर्टेंट है इसमें, कौन सी, अब आप ये सोचो, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ। प्लांट्स हमेशा हर्बीवोरस होते हैं, मतलब प्लांट्स हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, ये गलत है। एक्सेप्शन बताता हूँ इसका, एनसीईआरटी ने मॉर्फो में लिखा हुआ है, मॉर्फो में नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है, जिसका एग्जांपल है ब्लैडर वोट। ब्लैडर वोट इंसेक्ट खाता प्लांट हो गया, ये प्रोड्यूसर भी होता है, फोटोसिंथेसिस करता है,
और साथ में सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है। प्राइमरी कंज्यूमर तो वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, अब ये एनिमल्स को खा रहे हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फंसेगा तुम्हारे। इसको देख लो पहले, ये वाला एग्जांपल देख लो। ये इकोसिस्टम के अलग अलग लेवल्स बता रखे हैं। प्रोड्यूसर सबसे पहले प्लांट्स, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्लांट्स। अब इसका एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, ये सब हो गया। इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर जो सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ठीक है। अब इसके जू प्लैंक्टन, ग्रास ओपर और काउ। फिर इसके ऊपर थर्ड लेवल, अब वो जो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर थे इनको खाएगा, जिसको कार्निवोरस बोलते हैं, बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ। अब जो इनको भी खाएगा, जो टॉप कार्निवोरस, इनके एग्जांपल याद रखना, मैन, लायन और ईगल भी लिखना है। ईगल, ईगल, मैन, लायन, ये टॉप होते हैं टर्सरी कंज्यूमर, इनसे ऊपर कुछ नहीं आता, ठीक है। ये हो गया। अब आओ इस पे DFC और GFC, मैंने आपको चेन बताई थी, डेट्रियस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन, ये दो होती है। सबसे पहले आपको इनमें क्या याद रखना है कि जो लैंड होता है ना, अपनी धरती, लैंड के ऊपर क्या चलता है, DFC ज़्यादा होती है, डिकम्पोजर वाले। इनकी अगर पूरे इकोसिस्टम में देखो, नेचर में, हर्बीवोरस को देख लो तुम, कंज्यूमर को देख लो, किसी को भी देख लो, सबसे ज़्यादा नेचर में क्वांटिटी इनकी होती है डिकम्पोजर्स की, जिसको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। ये दूसरी चीज़ों पे डिकम्पोज करते हैं, मेनली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। अब आपने देखा होगा बैक्टीरिया कितना ज़्यादा होता है, हर एक कोई मिट्टी, एक सॉइल की भी ले लो ना आप, उसमें भी थाउजेंड्स ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। लैंड में DFC चेन ज़्यादा होती है, डोमिनेट करती है, और एक्वेटिक में GFC, ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा चलती है। ये दोनों बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसमें लिखा हुआ है, पैराग्राफ में दिखाता हूँ मैं आपको। करेक्ट, डेट्रियस फूड चेन बिगन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। कोई चीज़ डेड हो जाएगी, मर जाएगी, तो वो डेट्रियस फूड चेन स्टार्ट होती है, जो रॉ मटेरियल का काम करेगा वो। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रोफिक, दूसरे पे फीड कर रहे हैं तो हेट्रो ही होंगे, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट बाय डेड और ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस। इनको सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं। ये कुछ ऐसे एंजाइम निकालते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड वेस्ट मटेरियल को, सिंपल इनऑर्गेनिक में बदल देते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं। और जो बचे हुए जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो प्लांट्स को वापस मिल जाते हैं सॉइल की थ्रू। ये लैंड में चलता ये एक्वेटिक में भी है, लेकिन ज़्यादा ही इसकी क्वांटिटी लैंड पे होती है। एक्वेटिक में GFC की ज़्यादा क्वांटिटी चलती है। अब NCERT एक्वेटिक के बारे में बता रही है, कह रही एक्वेटिक में GFC इज़ द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। अगर तुम पानी की बात करो ना, तो उसमें जो मेन सबसे ज़्यादा होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन चलती है, ज़्यादा उससे एनर्जी का फ्लो होता है एक्वेटिक के अंदर। फिर NCERT ने बता दिया जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसके अंदर ये DFC ज़्यादा चलती है, GFC कम चलती है। अब NCERT कह रही कुछ ऐसे लेवल्स भी आते हैं जहाँ पे ये जो DFC होती है GFC से कनेक्ट हो सकती है। इनको ओमनीवोरस बोलते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, अपना क्रो हो गया, जो ओमनीवोरस होते हैं ना, ये DFC और GFC को इंटरकनेक्ट करते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन देख लो आप। DFC आर प्रे टू GFC एनिमल्स। GFC कौन से होते हैं? GFC बड़े एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन वाले। DFC छोटे छोटे होते हैं, अर्थवॉर्म हो गया, ये हो गया। तो GFC वाले आके DFC को खा सकते हैं, तो DFC वाले प्रे होते हैं। प्रे और प्रीडेटर तो आपको पता होगा ना, एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर वाले प्रे को आके खाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे DFC वाले प्रे होते हैं GFC के लिए, GFC प्रीडेटर हो गया और DFC वाले प्रे हो गए। इसके एग्जांपल NCERT ने कॉकरोच और कोरोस दे दिया, जो कि ओमनिवोरस होते हैं। जो सिंपल चेन चल रही थी हमारी फूड चेन वाली, वो फूड वेब में बदल जाती है, ठीक है। दिस नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब। अब इसमें NCERT ने बताया हुआ है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है नेचर के अंदर, उसकी कैसी फीडिंग आदतें कैसी हैं, वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, कैसे है, उस हिसाब से हम उसको ट्रॉफिक लेवल में जगह देंगे, ठीक है। जो हर्बीवोरस होते हैं उनको T2 मिलेगा, जो प्रोड्यूसर है उनको T1 मिलेगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनको T3 मिलेगा। इस तरीके से हम उनको अलग अलग जगह देते रहेंगे। NCERT यहाँ लिखती है बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन। भाई उनका न्यूट्रिशन क्या है, कहाँ से खाना ले रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, जिसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। जो T1 होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो सेकंड होते हैं, और कार्निवोरस थर्ड होते हैं। जो मैंने इसमें आपको समझाया था वही लिखा है बस, इस पेज में और कुछ नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एक सिंपल चेन बना देता हूँ।
एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, चलो एक ऐसी, मान लो एक रोटी का टुकड़ा है या ब्रेड का टुकड़ा है, कोई भी टुकड़ा है, उसको किसी कॉकरोच ने आके खा लिया, ठीक है। अब उसी कॉकरोच को एक और कॉकरोच ने आके, लड़ाई होगी, खा लिया भाई, खत्म करा मामला। चलो ये था T1 लेवल, ये था T2 लेवल, ये कौन सा लेवल होएगा ये बताओ। ये T1 था, ये T2 था, ये कौन सा होगा? T2 नहीं होएगा, ये भी T3 होएगा, क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में चलेगी तो लेवल भी चेंज हो गया। एनर्जी नहीं रुकती एक जगह पे, एनर्जी चली गई तो T2 से हो गया T3। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, बस थोड़ा बाहर का है, याद रख लेना। और ये जो फूड चेन सिंपल दिखा रखे हैं ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती नेचर के अंदर, हमेशा फूड वेब एग्जिस्ट करता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखवा देता हूँ आपको। इंडिपेंडेंट फूड चेन डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। इंडिपेंडेंट फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, बहुत सारी फूड चेन जुड़ के फूड वेब वो एग्जिस्ट करता है नेचर में। एनसीईआरटी ने बस समझाने के तरीके से एक फूड चेन बना के दिखा रखी है। ये जो मैंने आपको बताया कि भाई सन से एनर्जी आती है, फिर एनर्जी एक जगह नहीं रुकती, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, आगे बढ़ती जाती है, बस उसका एग्जांपल दिया रखा है एनसीईआरटी ने, एनर्जी फ्लो दिखा रखा है आपको। सन से आई, प्लांट्स में गई, कुछ हीट की तरह निकल गई, फिर अर्थ फॉर्म डीएफसी में चलेगी, हीट की तरह निकल गई। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस है, फिर ऐसे आगे वो कुछ हीट की तरह निकल के कार्निवोरस के पास चली गई, कुछ हीट की तरह निकल के टॉप कार्निवोरस ईगल के पास चली गई, ठीक है। फिर ईगल की डेथ होएगी, बॉडी होएगी, तो डीएफसी चेन स्टार्ट हो जाएगी, हीट की तरह निकल गई, इधर इनके पास चलेगी। इसी तरीके से प्लांट्स के अगर कुछ चेन हुआ तो वो इनके पास चलेगी, हीट की तरह। बस यही समझा रखा है इसमें। अब जैसे जैसे हम लेवल से बढ़ते जाते हैं तो जो हम जितनी एनर्जी इनके पास थी, कुछ हीट की तरह निकली तो इनके पास कम ही जाएगी, फिर इनसे कुछ हीट की तरह निकल जाएगी, फिर इनके पास और कम जाएगी। जैसे जैसे एनर्जी के लेवल्स बढ़ते रहेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे ऊपर एनर्जी भी कम ही जाएगी। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा। 10% लो लगता है यहाँ पे, बताता हूँ आपको। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई होता है, इट इज कन्वर्टेड टू डेट्रिटियस डेड बायोमास डेट सर्व एज एनर्जी सोर्स टू डिकम्पोजर। कोई भी चीज़ डेथ हो जाती है जिसकी, तो वो सॉइल के अंदर मिलता है, तो वो डिकम्पोजेंट होते हैं, जो अर्थवॉर्म हो गए सब, इनका खाना बन जाता है वो। बस ये बता रहे हैं एनसीईआरटी इसमें। अब जो भी ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म है, ये इसके ऊपर डिपेंड है एनर्जी के लिए, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड है एनर्जी के लिए। जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे वाले लोगों पर डिपेंड है, पूरी कंट्री फार्मर्स पे डिपेंड है। इसी तरीके से जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले लोगों पे डिपेंड है खाने के लिए। ये एनसीईआरटी ने लिखी है लाइन। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स, अपनी एनर्जी डिमांड के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट में आ सकता है ये। अब ये डेफिनेशन आपको पूरी मतलब रट लेना, कुछ भी कर लेना। जैसे मैंने आपको एक स्ट्रैटिफिकेशन बताया था पिछले एपिसोड में, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, वो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अब यहाँ आती है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप मानते हैं हम किसी भी लेवल पे एक स्पीसीज के पास कितना बायोमास है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। भैया हम कहने भाई इस टाइम पे मेरे पास इतना मास है फिलहाल इस टाइम पे, तो वो मेरा स्टैंडिंग क्रॉप हो गया। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप को हम किस में मेजर करते हैं, लिविंग मास ऑफ लिविंग में, जिसको बायोमास बोलते हैं, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। अब प्रोकैरियोटिस है, उनका बायोमास तो आप देखोगे नहीं, तो उनका हम एरिया देखते हैं। फिशिस का तुम एरिया भी देख सकते हो भाई, ये कितना एरिया घेर रखा है उस हिसाब से। अब यहाँ एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई फ्रेश वेट में देखोगे तुम या ड्राई वेट में देखोगे बायोमास स्पीसीज का, तो हम किस में देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया ड्राई वेट में, क्योंकि फ्रेश वेट चेंज होता रहता है। अभी मैं 2 गिलास पानी पी लूँ, मेरा फ्रेश वेट अलग हो जाएगा, ठीक है। ड्राई वेट हमेशा सेम रहता है हर चीज़ का। मोर एक्यूरेट कौन सा होता है, ड्राई वेट। अब एनसीईआरटी ने 10% लॉ के बारे में बताया है। 10% लॉ फॉलो होता है, सन से जितनी एनर्जी आई उसका 10% प्रोड्यूसर लेगा, प्रोड्यूसर 10% देगा हर्बीवोरस को, हर्बीवोरस 10% आगे देगा इसको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर 10% आगे देगा टर्शियरी कंज्यूमर को, ऐसे 10% लो लगता है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो। इसमें क्या याद रखना है, एनसीईआरटी ने यहाँ क्या लिखा है, जीएफसी लिखा है, याद रखना है। जो डीएफसी होता है ना अपना, वो यहाँ लिख लो। in DFC
DFC कहाँ पे थी ज़्यादा? लैंड पे, और एक्वेटिक में GFC से ज़्यादा थी। कर इन DFC 10% लो, डू नॉट फॉलो। DFC के अंदर ये 10% लो नहीं चलता। अब ये क्यों नहीं लगता है लो? इसका कोई ऐसा वैलिड रीज़न तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि भाई जो DFC वाले एनिमल्स होते हैं ये पार्शियल डाइजेस्ट करते हैं, किसी को भी डेड बॉडी है उसको पूरा ख़त्म नहीं करते, पार्शियल डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसमें फॉलो नहीं करते 10% लो को। तुम ये याद रखो, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच टू फी लेवल, लोअर से ऊपर तक सिर्फ 10% जाती है। अब NCERT ने आके मुझे, डू यू थिंक देयर इज एनी सच लिमिटेशन? कोई ऐसी लिमिटेशन है? ये है लिमिटेशन, ठीक है, बस ये याद रखना। ये भी हो गया। अब आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब अपने आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स लास्ट में। पिरामिड की आपको शेप पता होगा, ऐसे नॉर्मल पिरामिड ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। अब NCERT ने यहाँ पे लिखा है कि भाई आपको पिरामिड की शेप तो पता है, ब्रॉड होता है वो नीचे की तरफ, और ऊपर जाते जाते एपेक्स हो जाता है। ये NCERT ने इसमें बताया हुआ है। इकोलॉजिकल पिरामिड वाला मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, NCERT भी रीड करा दूंगा, लेकिन एक बार मैं खुद बता देता हूँ आपको कैसे होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किस किस का? अब इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहे हैं, मतलब तो हम इसमें मेनली दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक तो बायोमास का पिरामिड बनाते हैं हम इसमें, और एक एनर्जी का बनाते हैं, ठीक है। बायोमास एंड नंबर्स का भी बनाते हैं, नंबर का ही बना सकते हैं, बायोमास का भी और एनर्जी का भी। अब पिरामिड दो टाइप का होता है, जैसे आपने पॉपुलेशन वाले में एज पिरामिड बनाया था, वैसे इकोसिस्टम का होता है। ये तो होता है अपराइट, ये होता है इन्वर्टेड। इसमें ऐसे होता है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसमें ऐसे उल्टा होता है, होता तो सेम ही, यहाँ भी फर्स्ट होता है, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, लेकिन ये कम से ज़्यादा बढ़ता जाता है, ज़्यादा से कम, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो जाते हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों हो गए। यहाँ पे पिरामिड बता दिया मैंने आपको कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक वाला देख लेते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड देख लेते हैं भाई, कौन से ज़्यादा हैं, फिर वो आगे उसके अगला लेवल होएगा, फिर उससे ज़्यादा अगले लेवल में आएंगे, उससे ज़्यादा अगले लेवल में, ये सब है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लो कहीं पे ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? कहीं पे ग्रास है, ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा वुल्फ, रैबिट को खाएगा वुल्फ, वुल्फ को खाएगा लायन। अब यहाँ पे मान लो इतने ग्रास है, इसका 10% ही रैबिट के पास जाएगा, 100, मतलब 100 रैबिट चाहिए हमें इतनी ग्रास के लिए, ठीक है। अब हमें 10 वुल्फ चाहिए इतने रैबिट के लिए, और 1 लायन चाहिए 10 वुल्फ के लिए। ये याद रखना है, 10 से कम करते जाओ, बस 10 से कम करते रहो। 10% लो लगता रहेगा, इसमें भी 10 से कम होती रहेगी इनकी। ये नंबर है, ये नंबर्स की बात हो रही है। ग्रास क्या होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और ये टर्चरी कंज्यूमर होते हैं, या फिर टॉप भी कह सकते हो आपको, टॉप कंज्यूमर्स। अब आपको इनका पिरामिड बनाना है, इनका पिरामिड कैसे बनाओगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, फिर रैबिट, फिर वुल्फ, और फिर लायन, तो इनका ये बनेगा। ये कैसा होता है? ये अपराइट, ठीक है। अब ट्री की बात कर लेते हैं, ट्री इकोसिस्टम के नंबर का ही देख रहे हैं अभी हम, पहला ही पार्ट चल रहा है अभी, हम नंबर्स का ही देख रहे हैं। अब पिरामिड ऑफ नंबर ट्री का देखते हैं हम, नंबर के अंदर ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं हम। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का देखते हैं, ट्री है, फिर बर्ड्स है, फिर पैरासाइट्स है। मान लो एक ट्री है, उस पर हो सकता है 10 बर्ड्स हो, और 10 बर्ड्स पे हो सकता है 100 पैरासाइट हो, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट। तो इनका क्या बनेगा? इनका बन जाता है इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि कम से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इन्वर्टेड बनेगा, या ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ट्री इकोसिस्टम में नंबर का। अब एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस किसके रिस्पेक्ट में? ट्री के रिस्पेक्ट में।
स्पेशल केस आते हैं ट्री के रिस्पेक्ट में। मान लो तुम्हें कैसे कहते हैं, एक ट्री है, उस पर इंसेक्ट है और उसी ट्री पे स्मॉल बर्ड्स भी हैं और उसी ट्री पे लार्ज बर्ड्स भी हैं, तो इनका क्या, कौन सा पिरामिड बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा या फिर अपराइट बनेगा? कौन सा पिरामिड बनेगा इनका? आपको पता है ट्री कम है, फिर उससे ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे, फिर स्मॉल बर्ड्स कम होंगी और लार्ज बर्ड्स और भी कम होंगी, तो इनका क्या बनता है? इनका स्पिंडल शेप बन जाता है। स्पिंडल शेप पिरामिड बन जाते हैं इसका। ट्री के अंदर आपको याद क्या रखना है बता देता हूँ मैं। ट्री के अंदर आपको यही चीज़ याद रखनी है। ट्री है ना, जो ट्री के दो एग्जांपल हो सकते हैं, एक तो होता है प्रीडेशन वाला और एक होता है पैरासिटिज्म वाला। अब जो मैंने ये बताया ना आपको, ये वाला ट्री, इंसेक्ट, स्मॉल बर्ड्स और लार्ज बर्ड्स वाला, ये कौन सा है? प्रीडेशन वाला है। और जो ये जिसमें पैरासाइट थे, ये है पैरासिटिज्म वाला। जिसमें पैरासाइट होते हैं इसका तो जिसमें पैरासाइट होते हैं इसका तो नॉर्मल बनता है, इन्वर्टेड, कोई स्पेशल केस नहीं है इन्वर्टेड। लेकिन जो प्रीडेशन वाला होता है ना ट्री में, ये इसका स्पिंडल शेप बन जाता है, ये रहा स्पिंडल शेप। ये याद रखना आपको, ट्री में आपसे पैरासिटिज्म पूछा है या प्रीडेशन पूछा है। अगर ट्री में प्रीडेशन पूछा है तो वो स्पिंडल शेप होएगा, और अगर पैरासिटिज्म पूछा है तो फिर वो आपके नॉर्मल इन्वर्टेड हो जाएगा, ये रहा इन्वर्टेड। कैसे याद रखोगे? याद रखने का तरीका है, इसमें एस आर है ना, मैंने तो जैसे याद रखा था, मैंने कैसे याद रखा था, इसमें एस है मतलब ये स्पिंडल वाला नहीं है, इन्वर्टेड है। इसमें एस नहीं है मतलब ये स्पिंडल वाला है। मेरे को तो ऐसे याद हुआ था। ये नंबर का हो गया। नंबर से अगले में हम आ जाते हैं बायोमास में। बायोमास का हमेशा अपराइट होता है, हमेशा अपराइट। कौन सा? ये वाला। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर नंबर का पूछा जाए ना आपको, पिरामिड ऑफ नंबर, वो तो अपराइट होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बायोमास वाला एक्वेटिक के अंदर इन्वर्टेड हो जाता है, ये ऐसा आ जाता है, ऐसा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका डायग्राम, मैं आपको दिखाऊंगा वो, क्योंकि ये बायोमास का पूछा हुआ है। मान लो फाइटोप्लैंक्टन आते हैं सबसे पहले, फाइटोप्लैंक्टन के बाद ज़ूप्लैंक्टन आते हैं, ज़ूप्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश आती है, फिर लार्ज फिश आती है। तो इनका बायोमास ज़्यादा होता जा रहा है, बायोमास बढ़ता जा रहा है, इनका बायोमास बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनका इन्वर्टेड बन जाता है। ठीक है, बायोमास का हमेशा अपराइट होता है, लेकिन एक्वेटिक में इन्वर्टेड होता है। लेकिन एक्वेटिक में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर किस में था? इन्वर्टेड ट्रीज़ के अंदर। ट्री में कौन से में? पैरासिटिज्म के अंदर। याद रखना है, मेरे को भी, मैं ही भूल जाता हूँ कभी कभी। अब आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगला कौन सा आता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी आ जाता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी आ जाता है। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमेशा कम होती जाती है। जितनी T1 में है उससे कम T2 में जाएगी, उससे कम T3 में जाएगी। क्यों? ड्यू टू हीट लॉस। ठीक है, 10% लो लगता है इसमें, तो इसका क्या आएगा? अपराइट आएगा हमेशा। ज़्यादा से कम, कम से कम, ऐसे ज़्यादा से कम होता जा रहा है तो अपराइट आता है। विदाउट एक्सेप्शन है, विदाउट एक्सेप्शन, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी याद रख लेना सीधा। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं हम इसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहे यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरो टूवर्ड द एपेक्स की तरफ जाएंगे तो नैरो होता जाएगा। ठीक है, अब इसने बताया आपको सिमिलर शेप मिलती है ऑफ डिफरेंट। द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। इन तीनों के टर्म्स में हमने पिरामिड बनाए। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर बेस पे होता है या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो सकता है, और एपेक्स पे हमेशा क्या होता है? जो टॉप है, टर्चरी कंज्यूमर्स हैं, टर्चरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। ठीक है, अब इन्होंने एनसीईआरटी ने तीनों बना के दिखा रखे हैं आपको। पिरामिड ऑफ नंबर वाला भी दिखा रखा है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास वाला है, और ये इन्वर्टेड पिरामिड है जो एक्वेटिक का बायोमास का, वो भी दिखाया हुआ है, और ये एनर्जी का भी दिखाया हुआ है। एनर्जी वाला पिरामिड हमेशा अपराइट होता है विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन इसमें ये वैल्यू याद रखनी है आपको, मतलब याद नहीं, समझ होनी चाहिए। 10% लो लगता है। सनलाइट कितनी थी? जितनी सनलाइट है ना उसका 1% लेगा प्लांट। जितनी सनलाइट है उसका 1% लेता है प्लांट, फिर आगे 10% का लो लगता रहेगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा। एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है, ये हिडन लाइन है। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी
इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इन टू NPP। जो सनलाइट उनको दी है ना, वो उससे NPP जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 1% ही बनाते हैं। हमको NPP मिलती है, GPP नहीं मिलती। पिछले एपिसोड में बताया था। इसका 10% लगाओ तुम, मतलब सनलाइट का 1% लगा दिया ये, अब इसका 10% लगा दो, फिर इसका 10 लगा दो, फिर इसका 10 लगा दो, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये ग्रासलैंड का है पिरामिड ऑफ नंबर। ये नंबर याद नहीं करने आपको बस ये याद करना है। ये कह रहा है प्लांट्स है ना जो प्रोड्यूसर, वो लगभग 6 मिलियन प्लांट्स हैं, 58 लाख कुछ है, 6 मिलियन प्लांट्स हैं। इसमें हमें सिर्फ 3 ही टॉप कंज्यूमर चाहिए, मतलब 3 लायन चाहिए हमको। 6 मिलियन प्लांट्स में सिर्फ 3 लायन चाहिए। पिरामिड ऑफ नंबर ऐसे है, अपराइट होता है। ये वाला पैरासिटिज्म आ गया तो क्या होगा, इन्वर्टेड। और प्रीडेशन आ गया तो क्या होगा, स्पिंडल। प्रीडेशन में ऐसे नहीं आ रहा इसलिए वो कैसा होता है, स्पिंडल। और पैरासिटिज्म वाला कैसा होता है, इसमें ऐसा आ रहा है तो ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये दो भी याद रखना। अब आता है बायोमास वाला। बायोमास हम किस में देखते हैं, ड्राई वेट में, फ्रेश वेट नहीं देखते। बायोमास देखें, मान लो प्लांट्स का बायोमास 809 है, इसका 37 है, इसका 11 है, इसका 1.5 है। बायोमास वाला भी हमेशा अपराइट रहता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बायोमास वाला इन्वर्टेड हो जाता है। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड नंबर वाला हमेशा अपराइट रहता है। ये एक्वेटिक वाला दिखा रखा है, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये जूप्लैंक्टन है। ये कम था, ये ज़्यादा हो गया बायोमास। मान लो ये 100 किलो थे और ये 150 किलो हो गया, ऐसे मान के कर लो। ये बता दिया मैंने आपको, ये भी हो गए। अब ये वाला पैराग्राफ रह गया मेन, ठीक है। कह रहे जो ट्रॉफिक लेवल बना रखे हैं ना हमने अलग अलग, T1 T2 T3, इसमें कोई एक स्पीसीज़ नहीं है। एक स्पीसीज़ 2 ट्रॉफिक लेवल में भी रह सकती है एक साथ। जैसे स्पैरो इसका एग्जांपल है, वो हर्बीवोरस भी हो सकती है, वो सीड को खा रही है और वो इंसेक्ट को भी खा सकती है। तो ऐसे कर सकते हैं हम इसमें, एक स्पीसीज़ ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में भी सेम टाइम में रह सकती है। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट सीड्स फ्रूट्स पीज एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। स्पैरो है इसका एग्जाम्पल, याद रखना। फिर जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ कि भाई जितने ज़्यादा अगर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी, बायोमास सारे अपराइट होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं बायोमास में हर्बीवोरस से, और एनर्जी का तो हमेशा ही अपराइट रहेगा। क्यों, एनर्जी कम होती जाती है। ये जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ फिशेज फार एक्सीड दैट फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे और कहाँ लार्ज फिश इतनी बड़ी बड़ी, तो उनका बायोमास तो बहुत छोटा हो जाता है और फिशेज का बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनका इन्वर्टेड हो जाता है। एनसीईआरटी लिखती है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं बताया हुआ। एनसीईआरटी ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैं आपको बता चुका ट्री के रिलेटेड में। इसमें आपको वही याद रखना है, ट्री में मान लो अगर पैरासिटिज्म हो रहा है ना, पैरासिटिज्म हो रहा है तो ये होएगा इन्वर्टेड, और अगर प्रीडेशन हो रहा है ना तो ये होएगा स्पिंडल शेप का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। देयर आर एक्सेप्शन टू द जनरलाइजेशन। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds depending on the insect and also the larger birds. इसका ये मतलब इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने पिरामिड ऑफ नंबर ही पूछा हुआ है। ये क्या पूछा हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि इन्वर्टेड होता है, ठीक है। लिमिटेशन इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ बता देता हूँ। लिमिटेशन दी हुई है तुम्हें इकोलॉजिकल पिरामिड की, क्या क्या दी हुई है। इसने सिंपल फूड चेन को मानना है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेचर में ज़्यादातर फूड वेब होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है नेचर के अंदर, सिंपल नहीं होती, ठीक है। और इसने एक स्पीसीज़ 2 या 3 ट्रॉफिक लेवल पे एक सेम टाइम पे हो सकती है, एनसीईआरटी ने कभी बताया पहले, इसने उसको भी कंसीडर नहीं करा। डीएफसी को इसने बिल्कुल भी जगह नहीं दी। जो डेट्रियस फूड चेन होती है हमारी डिकम्पोजिशन वाली, वो नेचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इकोलॉजिकल पिरामिड में उनको बिल्कुल जगह नहीं दी। लिख लेना इनको, डीएफसी आर नॉट गिवन प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई।
Saprophytes are not given any place in ecological pyramid even though they play a vital role in ecosystem. ठीक है, ये लिमिटेशन होगी, यहाँ लिख दी मैंने। समरी देख लेते हैं, समरी भी देखनी है भाई, छोड़नी नहीं है। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में लिखा हुआ है, ये कट चुका, ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लो इसको। ये कह रहा है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इज़ ऑफ टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। दो टाइप की होती है, एक गैसियस होती है और एक सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स वाली होती है और गैसियस जो अपनी रेन वाली ये साइकिल चलती है। ये कह रहा है जो अर्थ का क्रस्ट होता है अंदर जिसमें रॉक्स वगैरह वो सब तो सेडिमेंट्री का टाइप होता है, और जो गैसियस टाइप ऑफ साइकिल होती है कार्बन की, ये अपना एटमॉस्फेयर इसका रिजर्वियर होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एयर को भी प्योरीफाई कर रहा है और वाटर्स को भी कर रहा है, जो वाटर माउंटेन से आ रहे हैं उन सबको, तो ये एक इकोसिस्टम की सर्विस होगी। बाकी पूरी समरी आप पढ़ के देख लेना, इसमें कोई भी ऐसी बाहर की लाइन नहीं है जो आपको समझना है, खुद पढ़ना है एक बार और अंडरलाइन करना है इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, माय विशेस आर ऑलवेज विद यू। भगवान करे आप डॉक्टर बने, अपना और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें। दैट्स ऑल। और हाँ, इसी साल बनना है और MBBS का बनना है। बाय बाय।